बहराइच, उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2015। बस अड्डे पर हो रहे शोर शराबे से साकेत की नींद उचट गई। उसने आंखें खोली, खिड़की से बाहर देखा। लखनऊ से लगभग 4 घंटे का सफर तय करके बस बहराइच पहुंच चुकी थी। उसने अपनी गोद में मौजूद स्टीफन किंग की द डेड जोन पर नजर डाली, जिसे पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई थी। उसने किताब को परे रखा और जोरदार अंगड़ाई लेने के बाद बैग नीचे उतारा। सामान के नाम पर मात्र वह छोटा सा बैग ही उसके साथ था। किताब को बैग के हवाले करने के बाद वह कपड़े व्यवस्थित करने लगा। थोड़ी ही देर में उतरने के लिए वह पूरी तरह तैयार था, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी सीट पर ही जमा रहा, क्योंकि अभी उन यात्रियों का रेला उतर रहा था जो यात्रा समाप्त होते ही इतने धैर्यहीन हो जाते हैं कि जल्दी उतरने के चक्कर में एक दूसरे को धक्का देने, लोगों पर कूदने और आपस में लड़ने झगड़ने से भी परहेज नहीं करते। उस दौड़ में शरीक होकर उतरने की तुलना में साकेत को 2 मिनट का इंतजार ज्यादा उचित लगा। उसने रिस्टवॉच पर नजर डाली। शाम के 4 बज रहे थे। कुछ ठंड का मौसम तो कुछ कोहरा होने के कारण अंधेरा समय से पहले ही घिरता आ रहा था। रेला खत्म होने के बाद वह सीट से उठा, बस से बाहर आया। सर्द हवा से बचने के लिए उसने जैकेट के हुड को सिर पर चढ़ा लिया। उसने हवेली के किसी आदमी को गाड़ी लेकर बस अड्डे पर आने से मना किया था, क्योंकि उसका इरादा बस से उतरने के बाद सीधा अस्पताल जाकर अंतिम सांसें गिन रही दादी को देखना था। चूंकि अस्पताल बस अड्डे से लगभग आधे किलोमीटर की ही दूरी पर था, इसलिए हवेली के किसी नौकर को परेशान करना यूं भी उसे सही नहीं लगा था। वो बस अड्डे से बाहर आया और पैदल ही चल पड़ा। अस्पताल के फासले को तय करते हुए उसके जेहन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर एक दिन में दादी की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई कि उनकी सांसों को अंतिम सांसों का नाम दिया जाने लगा। आज सुबह 11 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 11 बजे के बाद आए जगा प्रताप के फोन ने उसे आनन फानन बहराइच की बस पकड़ने को मजबूर कर दिया था। दादी ना बचने वाली हैं। आकर गंगाजल और तुलसी मुंह में डाल जाओ। फोन पर बड़े भाई ने बस इतना ही कहा था। हालांकि होश उड़ा देने वाली इस खबर को सुनने के बाद साकेत ने बौखलाकर कई सवाल पूछ डाले थे, मगर उसे अपने सभी सवालों का बस एक ही जवाब मिला था, पहले जल्दी घर आओ। दादी का चले जाना साकेत के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होने वाला था। यद्यपि उनकी अवस्था 90 वर्ष से अधिक थी और इस उम्र में मरना एक भरपूर जिंदगी जीकर मरना कहा जाता है, लेकिन तब भी साकेत की नज़र में दादी को अभी और जीना था। दादी के साथ उसके इस लगाव की वजह भी बहुत खास थी। 10वीं कक्षा में जब उसके सिर से माँ का साया उठा था तो दादी के आंचल ने ही उसके सिर को ढका था। माँ के जाने के बाद उसके जीवन में आई रिक्तता को दादी ने ही भरा था। वह जब भी लखनऊ से अपने गांव वल्लभगढ़ आता था तो रोज रात को सोते समय दादी से कहानियां सुनकर गुजरे जमाने की यादों को ताज़ा करता था। उसके लिए दादी नौकरों की सेवा पर आश्रित होकर हवेली के एक साफ सुथरे कमरे में रहते हुए मौत की राह देख रही एक बुढ़िया भर नहीं बल्कि एक इंसाइक्लोपीडिया थी। उनकी किस्सागोई में डूबकर वह अपने पसंदीदा लेखकों की फैंटेसी कहानियों को भी भूल जाता था। एक लंबा जीवन जीने के एवज में कुदरत ने दादी को जिन अनुभवों से नवाजा था, उन अनुभवों को सुन सुनकर साकेत ने मात्र 25 साल की आयु में ही समझदारी के उस स्तर को प्राप्त कर लिया था, जिसे कुछ लोग सारी उम्र खपाने के बाद भी नहीं हासिल कर पाते हैं। उसकी वही दादी आज अचानक अपनी आखिरी घड़ी में पहुंच चुकी है। इस बात को उसका मन चाह कर भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक बार फिर उसके दिल में वैसी ही हुक उठ रही थी, जैसी हुक तब उठी थी जब 17 साल पहले अचानक हवेली के एक नौकर ने स्कूल में जाकर उसे ये बताया था कि उसकी माँ अस्पताल में है और उसे देखना चाहती हैं। वह दौड़ता भागता सीधा अस्पताल पहुंचा था और उसके पहुंचने के 10 मिनट बाद ही माँ ने उसकी आंखों के सामने ही अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद की थीं। अनहोनी की आशंका से थरथराते हुए और मन ही मन दादी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए वह अस्पताल पहुंचा, बैग को वहां खड़े नौकरों में से एक के हवाले किया और सीधा जगा प्रताप के पास जाकर रुका। अचानक क्या हो गया उन्हें? चरण स्पर्श की औपचारिकता पूरी करने के बाद उसने पूछा, आ गया तू? जा। जगा प्रताप ने वार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, भीतर चला जा। बुआ और बाबूजी भी वहीं पर हैं।
जगह प्रताप के लहजे में विषाद नाम की कोई चीज नहीं थी। इस बात को साकेत ने भी महसूस किया, लेकिन उसने इसे ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि उसका बड़ा भाई सख्त मिजाज का था। किसी भी परिस्थिति में न तो उसकी आंखें नम होती थीं, न वह घबराता था और न ही उसके रवैये में कोई बदलाव आता था। मां की मौत पर भी वह नहीं रोया था, केवल थोड़ी देर के लिए गुमसुम भर हो गया था। साकेत वार्ड में पहुंचा। वहां बुआ के साथ उसके पिताजी भी मौजूद थे, लेकिन दादी की हालत देखने के बाद उसे किसी और के वहां होने का भान ही नहीं रहा। वह सीधे दादी के पास गया। उन्होंने धीरे से गर्दन घुमाकर साकेत पर नजर डाली। कुछ बोलने की कोशिश भी की, मगर गले से केवल सरसराहट निकली, आवाज नहीं। आवाज बंद हो गई है, किसी को पहचान भी नहीं रही है। बाबूजी ने कहा। साकेत ने दादी की हथेली को अपनी हथेलियों के बीच लिया और बोला, तुम ठीक हो जाओगी। उपर्युक्त कथन के साथ ही उसका गला रुंध गया, क्योंकि दादी की हालत देखकर उसे भी यकीन हो गया था कि वे अब किसी भी पल इस दुनिया से कूच कर सकती हैं। आंखों में बुझती हुई जीवन ज्योति लिए हुए दादी ने साकेत की ओर देखा। कुछ पलों तक अपनी निगाहें उसके चेहरे पर जमाए हुए कुछ बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर कुछ बोल ना पाने की विवशता आंसुओं के रूप में गालों तक ढलक आई। बाबूजी की ये धारणा गलत थी कि वे किसी को पहचान नहीं रही थीं, या शायद केवल अपने प्यारे पोते को ही पहचान रही थीं। साकेत को अपने अंदर कुछ पिघलता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा कि सीने पर कोई भारी वजन रख दिया गया है, जो उसे बोलने से रोक रहा है। लाख रोकने के बाद भी उसके होठों से सिसकारियों निकल पड़ीं। बहुत जीवन जी लिया तुम्हारी दादी ने, अब मुक्त कर दो उन्हें। बाबूजी ने साकेत कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। 90 से अधिक बसंत देख चुकी एक औरत की इस रुखसती को हर कोई उसकी मुक्ति से जोड़ रहा था। केवल साकेत था जिसके लिए उसका जाना एक बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी। फिर भी उसने खुद को संभाला। बेडसाइड टेबल पर रखे गंगाजल के कमंडल से एक चम्मच गंगाजल अपनी अंजुलि में उड़ेला। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम तत्वा मनीषियः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पद्यम गच्छन्त्यनाम्यम। श्लोक खत्म होने के बाद उसने गंगाजल को दादी के मुंह में छोड़ दिया। थोड़ा गंगाजल हलक से नीचे सरक गया, थोड़ा मुंह में रह गया और थोड़ा होठों के किनारे से होकर बिस्तर पर फैल गया। इसके बाद उनके मुंह में तुलसी की पत्ती डालकर वह मुड़ा ही था कि सहसा दादी के होठों में कंपन हुआ। उनके हाथ कांपे, मानो उससे कुछ कहने के लिए मचल रही हूँ। साकेत भी शायद उनके अनकहे इरादे को भांप गया। वो उनकी ओर झुका, अपने कान उनके होठों तक ले गया, लेकिन इस बार भी उनके होठों से सांसों की सरसराहट के अलावा और कुछ नहीं निकला। साकेत फिर भी झुका रहा। दादी ने इस आखिरी क्षण में शरीर में मौजूद अपनी संपूर्ण ऊर्जा का दोहन किया और एक दो प्रयासों के बाद आखिरकार साकेत के कानों में ये भयानक शब्द बोल दिया, ड ड य न। साकेत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने निगाहें घुमाकर दादी के चेहरे की ओर देखा, मगर वहां अब संतुष्टि के अलावा और कोई भाव नहीं था। कुछ कहने की कोशिश भी अब बंद कर दी थी उन्होंने, मानो इस आखिरी घड़ी में जो कुछ कहना चाहती थीं, उसे महज 3 अक्षरों के एक शब्द डायन में समेटकर एक सूत्र के रूप में साकेत को सौंप चुकी थीं। साकेत कुछ देर तक उसी मुद्रा में उन पर झुका रहा, लेकिन जब उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा तो वह सामान्य मुद्रा में आया। तत्पश्चात बाबूजी और बुआ से मुखातिब हुआ। उन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने दादी के उस शब्द को सुना था। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? साकेत ने गहरी सांस लेकर भावुकता से उबरने की कोशिश करते हुए पूछा। जवाब दे चुके हैं। तो फिर आप घर क्यों नहीं ले चलते इन्हें? तुम्हीं का लागत है कि इस दशा में, जब ये होंठ तक हिलाने में इतना मेहनत कर रही हैं, तो इन्हें 40 किलोमीटर दूर ले जाना सही होगा। मुझे बस ये लगता है कि अगर घर पर अपनों के बीच होंगी तो शायद इनकी अंतिम यात्रा ज्यादा आरामदेह होगी। दादी मुझसे और भाभी से बहुत स्नेह रखती थीं। मुझे तो देख ही लिया। हो सकता है आखिरी बार भाभी को देखने के बाद आंखें मूंद लें। बहू को बुला लिया है हमने, बीच रास्ते में ही होगी। साकेत ने इसके आगे कोई बात नहीं की और वार्ड से बाहर आ गया। उसका मन भारी हो रहा था, इसलिए जगह प्रताप के पास न जाकर एकांत में कुछ वक्त बिताने के ध्येय से राहदारी के छोर पर एक खंभे का टेक लेकर खड़ा हो गया।
इस वक्त उसकी आंखों के सामने 10 साल पहले हुई मां की मौत घूम रही थी। आखिरी समय में उनकी भी आवाज बंद हो गई थी और वो भी दिल की हसरत दिल में लिए हुए ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थीं। एकांत पाकर उसकी भावनाओं का बांध टूट गया और आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिसकियों के बीच वह हथेली से आंसुओं को पोंछ रहा था कि तभी पीछे से जगप्रताप की आवाज आई। यहाँ अकेले में औरतों की तरह काहे रो रहा है? साकेत भाई की ओर मुड़ा तो नहीं, लेकिन उससे अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। उम्र हो गई है उनकी। जगप्रताप ने साकेत के दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाते हुए कहा, अब तो नौकर भी उनकी सेवा करने में मुंह निपुरने लगे थे। ई हालत में अगर खटिया तोड़ने की बजाय भगवान के यहाँ चली जाएंगी तो इससे अच्छा और क्या होगा उनके लिए। माँ भी ऐसी ही हो गई थी। साकेत ने रुंधे हुए गले से कहा, वो भी आखिरी बार अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाई थीं। मौत के और भी तरीके होते हैं, लेकिन ऐसी मौत क्यों जिसमें मरने वाला चल घर जा, नहीं तो ये सब सोच सोच के तू अपना तबीयत खराब कर लेगा। साकेत की फितरत से वाकिफ होने के कारण जगप्रताप ने उसकी बात काटी और उसका हाथ पकड़कर प्रस्थान की दिशा में उन्मुख होकर ड्राइवर को आवाज दी, बबलू। दादी को हुआ क्या था भैया? साकेत ने अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। सवाल सुनकर जगप्रताप सकपकाया, तुरंत कुछ नहीं बोला। उसकी शारीरिक भाषा देखकर साकेत का ये विश्वास और मजबूत हो गया कि उससे कुछ छिपाया जा रहा है। बताए न उन्हें क्या हुआ था। इस बार उसके लहजे में जिद थी। क्या ये सब अचानक हुआ था, या दादी की हालत कई दिनों से खराब थी और आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कहा न तू घर जा, पहले बताए दादी इस हाल में कैसे पहुंची? दादी पगला रही थीं। जगप्रताप ने इतने धीमे स्वर में कहा कि उसे साकेत के अलावा कोई दूसरा न सुन सके। पागल हो रही थीं। साकेत हैरान हुआ। उन्हें अपने आसपास परछाइयां दिखने लगी थीं, अजीब अजीब बात करन लागी थीं और आधी आधी रात को उठकर कुत्तों के जैसन भयानक ढंग से रोवन लागी थीं। जगप्रताप ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे अगर साकेत की जिद न होती तो वह उन बातों को कभी जबान पर न लाता। वो कभी कहती कि दादा उन्हें अपने साथ लेवा जाने आए हैं, तो कभी कहती कि कुसुम उनके पैर दबा रही है। वो रात में हर घंटे 2 घंटे पर नौकरों को बुलाकर ही हिदायत देती थी कि कोनो हवेली का फाटक न खोले, नहीं तो दरवाजे के बाहर खड़ी डायन ठंड से बचने के खातिर हवेली में आ जाएगी। साकेत के बदन में सिहरन दौड़ गई। कुसुम उसकी माँ का नाम था। कब से हो रहा था उनके साथ ऐसा? उन्हें मरे हुए लोग कब से दिखाई दे रहे थे? लगभग 25 दिनों से, और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। साकेत ने खींचकर दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, आपने मुझे तब फोन किया जब उनकी आवाज बंद हो गई और वो एक शब्द तक बोलने के लिए छटपटाने लगी। बुढ़िया है हूँ। आदमी अपने अंतिम घड़ी में ऐसी हरकतें करता ही है, इसलिए हम लोग नहीं चाहत रहे कि इन सब का तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़े। उसके 10 दिन पहले ही तो तू घर से होकर गया था। जस्ट शट अप भैया। साकेत की खींच और अधिक बढ़ गई। ये महज एक बहाना है कि आप मेरी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ने देना चाहते थे। असली वजह ये है कि आप लोगों ने कभी दादी को कोई तवज्जो दी ही नहीं। किसी ने कभी उनके पास 2 घड़ी बैठकर उनके दिल का हाल जानने की कोशिश नहीं की, खुद बाबूजी ने भी नहीं। आप लोगों ने उन्हें नौकरों के हवाले करके छोड़ दिया था। कोई भी बुजुर्गों को एक सामान से ज्यादा कुछ नहीं समझता। लोग भूल जाते हैं कि वे कोई सामान नहीं होते हैं, वे एक बच्चे की तरह होते हैं। उन्हें लोगों के साथ की, उनके तवज्जो की और उनके प्यार की उतनी ही जरूरत होती है जितनी एक बच्चे को। साकेत के लहजे में घुला अफसोस का भाव और अधिक गहरा हो गया। मैं जब घर आता था तो दादी कितनी खुश होती थीं। मैं उनसे बातें करता था, वे मुझसे अपनी इच्छाएं बताती थीं, मुझे कहानियां सुनाती थीं। अगर आप लोगों ने मुझे बुला लिया होता तो दादी ने मुझे वो बातें पहले ही बता दी होती जिन्हें बताने के लिए आज तड़प रही हैं। का बताती हूँ तुझे, यह ना की हवेली में कौनो डायन आना चाहती है। जगप्रताप ने रोषयुक्त लहजे में कहा, तू यकीन करता उन पर? डायन पर यकीन करता तू?
बुआ ने और गांव के बाकी बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया कि जब अधिक उम्र का कोई आदमी मरने वाला है तो हफ्ते भर पहले से ही यमदूत परछाई के रूप में उसके आसपास मंडराए लागत हैं और आदमी वैसा ही अजीबोगरीब बर्ताव करने लागत है जैसा दादी कर रही थीं। मैं होता तो कम से कम उन्हें समझने की कोशिश तो करता, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। जगह प्रताप खामोश रह गया। ड्राइवर भी आ चुका था लेकिन एक वाजिब दूरी पर खड़ा रहकर दोनों भाइयों की बहस खत्म होने का इंतजार कर रहा था। बेचैनी और विवशता से त्रस्त होकर मुठियां भींचते हुए साकेत कुछ देर तक पहलू बदलता रहा, फिर कुछ सोचकर जगह प्रताप से मुखातिब हुआ और बोला, दादी ने मेरे कान में कुछ कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साकेत के कथन पर जगह प्रताप ने कोई विशेष संजीदगी नहीं दिखाई। ई बात में कोई हैरानी नहीं है। जगह प्रताप ने सामान्य लहजे में कहा, ऊ तो डायन डायन कहकर नौकरों को भी डरा रही थीं। लेकिन दादी पर अचानक डायन का फितूर क्यों सवार हो गया था? कुछ तो वजह रही होगी, जो उनके विचार डायन पर जा अटके थे। मैं बचपन से उनसे किस्से कहानियां और कहावतें सुनता आ रहा हूँ लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे सामने डायन का नाम नहीं लिया था, कहानियों में भी नहीं लिया था। तू घर जा। साकेत के तर्क वितर्क से ऊबकर जगह प्रताप ने उसकी बांह पकड़कर उसे ड्राइवर की ओर धकेलते हुए कहा, बबलू, ई का घर ले जाओ। साकेत ने भी घर के लिए रवाना होने में कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि यहाँ उसे रह रहकर माँ की याद आ रही थी और अपनी भावनाओं को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सुनहरे बॉर्डर वाली काली साड़ी में लिपटी उस महिला के नैन नक्श निहायत ही तीखे थे, जो अपनी बांह पर तह किया हुआ एक पुराना कंबल लटकाए हुए घाट की सीढ़ियां उतर रही थी। उसका कद 5.5 फीट से निकलता हुआ था और काठी पूरी तरह संतुलित थी। उसके मुखड़े और हाव भाव से ये कतई नहीं लग रहा था कि उसकी उम्र 24 या 25 साल से अधिक होगी। उसकी खूबसूरत भौहों के बीच एक सर्पलाकार बिंदी थी। उसकी नेल पॉलिश, जो लगभग छोड़ चुकी थी, का रंग काला था और उसकी कलाइयों में चूड़ियां भी काले रंग की ही थीं। उसने अपने गौर वर्ण मुखड़े पर सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया जरूर था लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा था कि मेकअप की भड़काऊ चमक में उसके सौंदर्य की शालीनता और गरिमा खो न जाए। हालांकि उसके सौंदर्य प्रसाधनों में ऐसा कुछ नहीं था जो उसके विवाहिता होने की चुगली करता, लेकिन फिर भी उसकी गंभीर भंगिमाएं देख उसे लड़की कहने में हिचक होती थी। उसके बाल खुले हुए थे, जो गंगा की ओर से आती ठंडी हवाओं के कारण हौले हौले लहरा रहे थे। यद्यपि वह सादगी से भरी हुई थी, न तो उसका पहनावा और न ही उसकी चाल ढाल ऐसी थी जो किसी पुरुष की कामुकता के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर सकती, लेकिन फिर भी वह कमनीयता की परिभाषा को चरितार्थ कर रही थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में घाट की सीढ़ियां उतरते हुए वो किसी देवकन्या सदृश नजर आ रही थी। शायद वो उन गिनी चुनी और दुर्लभ स्त्रियों में से एक थी जो अपनी सादगी मात्र से ही किसी को भी अपनी खूबसूरती का मुरीद बना लेती हैं। रात के 11 बजे का वक्त और कड़कड़ाती ठंड का सम्मिलित असर ये हुआ था कि घाट पूरी तरह निर्जन नजर आ रहा था। कहीं कहीं सीढ़ियों के कोने में दुबके हुए कुत्ते और चिथड़े उड़कर ठंड से कांप रहे भिखारी मात्र दिखाई दे रहे थे। औरत उन्हीं में से एक भिखारी के पास पहुंची, जो कोने में गठरी बना पड़ा था और नींद में होते हुए भी ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। ओढ़ने के लिए उसके पास चिथड़े तक नहीं थे। औरत ने अपने साथ लाए हुए पुराने कंबल की तह को खोला और उसे भिखारी पर डाल दिया। कंबल डालने के बाद भी जब उसका कांपना बंद नहीं हुआ तो वह पंजों के बल उसके करीब बैठ गई और कंबल के ऊपर से ही विशिष्ट अंदाज में उस पर अपना हाथ फेरने लगी। इस दौरान उसकी आंखों में एक विलक्षण चमक उभर रही थी और उसकी भाव भंगिमाएं भी सामान्य न होकर अजनबी हो उठी थीं। महिला उस पर तब तक हाथ फेरती रही जब तक उसका कांपना बंद नहीं हो गया और वह कंबल के भीतर गहरी नींद में नहीं चला गया। थोड़ी ही देर में उस जगह पर भिखारी की कपकपी के बजाय उसके खर्ची गूंजने लगे, मानो एक लंबे अरसे बाद ऐसी सुखभरी नींद नसीब हुई हो उसे। भिखारी की इस अवस्था में पहुंचते ही औरत के चेहरे पर व्याप्त हुए अजनबी भाव और आंखों की चमक विलुप्त हो गई। अब वो पहले की तरह सामान्य थी और उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव विद्यमान थे।
दूर से एक अन्य भिखारी औरत की उक्त गतिविधियों को देख रहा था, लेकिन जब उसने औरत को खड़े होकर मुड़ते हुए देखा तो जल्दी से अपने चिथड़ों में मुंह छुपाकर खुद को सोता हुआ दर्शाने लगा। साड़ी का पल्लू अपने इर्द गिर्द कसकर लपेटते हुए ठंड की सिहरन से बचने की कोशिश करते हुए वो औरत सीढ़ियां उतरकर गंगा के किनारे पहुंची। वहां एक मल्लाह अपनी नाव के साथ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। औरत को देखते ही वह सक्रिय हुआ और नाव को खूंटे से खोलने लगा। मल्लाह द्वारा नाव को पानी में तैराने तक औरत सीढ़ी पर ही थमकर उसका इंतजार करती रही और फिर इशारा मिलते ही नाव पर सवार हो गई। तत्पश्चात नाव गंगा के आंचल पर धीरे धीरे सरकते हुए दूसरे तट की ओर बढ़ने लगी, जहां कोलतार सा गाढ़ा अंधकार फैला हुआ था। रेत और निर्जनता से ओतप्रोत गंगा का वह दूसरा तट घोड़ियों की साधना स्थली समझा जाता था, इसलिए इतनी रात गए वहां जाने का साहस करना साधारण इंसान की रुचि से बाहर की बात मानी जाती थी। बावजूद इसके न तो मल्लाह के माथे पर कोई शिकन था और न ही औरत के चेहरे पर कोई भय या घबराहट। आपको बदन पर कम से कम एक शाल तो डाल ही लेना चाहिए था मैडम। आज ठंड ज्यादा है, गंगा मैया भी बर्फ हुई जा रही हैं। मल्लाह ने पतवार चलाते हुए कहा, किंतु उसे औरत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली क्योंकि वह आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में जा चुकी थी। हवा के कारण उसकी जुल्फें चेहरे पर बिखर रही थीं और इस दशा में वह पोर्टेबल लैंप की रोशनी में मल्लाह को अत्यंत रहस्यमय और विशिष्ट नजर आ रही थी। मल्लाह ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे से ये इंगित हो रहा था कि उसके दिल में उस महिला के लिए विशेष सम्मान था। नाव को दूसरे तट पर लगाने के बाद मल्लाह ने नाव से उतरने में औरत की मदद करनी चाहिए, किंतु उसने इशारे से मना कर दिया और खुद से उतर गई। उसने पोर्टेबल लैंप साथ लिया और उसकी रोशनी में रेत को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगी। मल्लाह को नाव के पास ही रुककर उसके वापस आने का इंतजार करना था, सो वह वहीं रुक गया। महिला अपने इच्छित स्थान पर पहुंचकर ठहरी, पीछे मुड़ी। वह तट से बहुत दूर निकल आई थी। उस पार मौजूद मणिकर्णिका घाट पर चल रहे शवदाह की लपटें अत्यंत छोटी दिखाई देने लगी थीं। उसने अपने आसपास निगाहें घुमाईं। अंधेरे में कुछ नहीं नजर आया, सिवाय दूर जल रहे 2-4 अलावों की रोशनी के, जो वहां साधना में लीन अघोरियों की मौजूदगी का संकेत दे रहे थे। आश्वस्त होने के बाद वह लैंप के प्रकाश में रेत में से कंकड़ चुनने लगी। करीब 10 मिनट बाद जब वह इस काम से फारिग हुई तो उसके हाथ में 7 छोटे छोटे और चिकने रेतीले कंकड़ आ चुके थे। उसने धरातल के एक साफ सुथरे टुकड़े का चुनाव किया और उन कंकड़ों को एक वृत्त की शक्ल में सजा दिया। उपर्युक्त गतिविधियों को अंजाम देने के बाद उसने लैंप ऑफ करके अपने नज़दीकी जमीन पर रख दिया। आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले उसने रिस्टवॉच पर निगाहें डालीं। उसे शायद किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा थी। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही अभीष्ट क्षण की घोषणा की, स्त्री ने आकाश की ओर निगाहें उठाए। कुछ देर तक सितारों को ताड़ती रही और फिर सहसा उसकी निगाहों में वैसी ही चमक और चेहरे पर वैसे ही भाव उभरे जैसे भिखारी के ऊपर हाथ फेरते हुए उभरे थे। एक बार फिर उसकी भाव भंगिमाएं साधारण से असाधारण हो उठी थीं। आंखों में चमक और होठों पर सर्वथा अपरिचित मुस्कान लिए हुए वह सितारों को यूं ताड़ रही थी मानो उनसे बात कर रही हो। अंधेरे और सन्नाटे में डूबे उस निर्जन स्थान पर नक्षत्रों से गुफ्तगू कर रही वह औरत साधारण नहीं थी। ये धारणा उस वक्त और भी पुष्ट हो गई जब उसके बदन को एक झटका लगा और वह गहरी सांस भीतर खींचकर आंखें बंद करके अस्पष्ट स्वर में कुछ बड़बड़ाने लगी। उसके होठों से निकल रहे शब्द जितने अस्पष्ट थे उतने ही अजनबी भी थे। शायद ये नक्षत्रों की भाषा थी या किसी गुप्त विद्या का कोई मंत्र। महिला का उपर्युक्त क्रियाकलाप लगभग आधे घंटे तक चला। इस बीच उसके बदन को कई झटके लगे, लेकिन उसके मंत्रों की सततता में कोई बाधा नहीं आई। और फिर एक क्षण ऐसा भी आया जब उसके होठों से निकलते अजनबी शब्दों का प्रवाह थाम गया और उसने सांस छोड़ते हुए आंखें खोल दी। हालांकि अब उसकी भाव भंगिमाएं सामान्य हो चुकी थी, लेकिन सांसें तेज थीं और सर्दी के बावजूद बदन पसीने से भीग गया था। वह निढाल होकर घुटनों पर बैठ गई, मानो नक्षत्रों से बात करने के मूल्य स्वरूप अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की एक बड़ी इकाई खर्च कर दी हो। वह सांसें संयत करते हुए आंचल से चेहरे का पसीना सुखाने लगी।
उसकी सांसें इस कदर तेज थीं कि लगता था लंबी दौड़ लगाकर आई है, इसलिए सांसों के ठहरने तक उसने अपने आसपास की सुध लेने की कोई कोशिश नहीं की, अन्यथा वह देख पाती कि उसने जिन रेतीले कंकड़ों को वृत्ताकार रूप में सजाया था, वे साधारण से कंकड़ उसका जाप खत्म होते ही आश्चर्यजनक रूप से प्रदीप्त हो उठे थे। जब औरत कुछ हद तक सामान्य हुई तो उसने उन कंकड़ों पर नजर डाली। उन्हें प्रदीप्त हुआ देख उसके चेहरे पर आश्चर्य तो नहीं नजर आया, लेकिन कार्य पूर्ण हो जाने की खुशी जरूर नजर आई। उसने कृतज्ञता से अभिभूत होकर आंखें बंद कर ली। ऐसा करके वह ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन कर रही थी या काली शक्तियों का, ज्ञात नहीं। यद्यपि थोड़ी देर तक चमकते रहने के बाद वे कंकड़ फिर से साधारण नजर आने लगे, किंतु महिला की प्रसन्नता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हेतु सिद्ध हो जाने की खुशी में उसकी शिथिलता अपेक्षित समय से पहले ही दूर हो गई और वह उन कंकड़ों को आंचल में बांधकर वापस मुड़ गई।